Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our topic that is respiration. What respiration is? Respiration क्या चीज़ है? Respiration में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है. जो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसे सेल के अंदर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, जितने भी जानदार हैं, ये सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं ताकि इसके जो बॉन्ड्स में स्टोर एनर्जी है उसे इस्तेमाल किया जाए फॉर डिफरेंट फंक्शन. ठीक है. अब सेल को मुख्तलिफ़ कामों के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सेल को ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सेल जब मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है तब भी एनर्जी रिक्वायर्ड है. सेल के अंदर कोई प्रोटीन या फैट्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो तब भी सेल को एनर्जी चाहिए. सेल डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 सेल बन रहे हैं, तब भी सेल को एनर्जी चाहिए. तो इन सब कामों के लिए सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब ग्लूकोज को सेल तोड़ता है और फर्दर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में सेल ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है. इसीलिए जो है ना फिर ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वहाँ बॉन्ड्स में स्टोर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी और फिर ATPs बनते हैं. ठीक है. जो एनर्जी ग्लूकोज के तोड़ने की वजह से रिलीज़ होती है, उससे वापस पोटेंशियल फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में ATPs रखता है. ठीक है. वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि ATPs क्या है. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है. वो सेल में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में या एडिनोसिन डाईफॉस्फेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं. तो जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और उसके बॉन्ड से एनर्जी रिलीज़ होती है तो ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट अपने आप को एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में चेंज कर देते हैं. उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि जब सेल को ज़रूरत होगी तो ये ATPs वापस से ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनर्जी वापस रिलीज़ करेंगे जहाँ जहाँ भी वो एनर्जी नीडेड होगा. सो बेसिकली रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उस ग्लूकोज के टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे ATP एनर्जी को स्टोर करने के लिए ATPs बनते हैं. सो बेसिकली ग्लूकोज की ब्रेक डाउन इज़ रिस्पायरेशन. ग्लूकोज में की ब्रेक डाउन की वजह से ATP का बनना है इज़ रिस्पायरेशन. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेलुलर रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन. उसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन 2 तरह के हैं. एक है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन. अब एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब है कि ग्लूकोज की breakdown in the presence of oxygen is called aerobic respiration and breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. ठीक है. जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है. और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, जब ऑक्सीजन मौजूद ना हो और ग्लूकोज टूट रहा होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन. विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज़ एनएरोबिक एंड विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन. यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है. दिस इज़ द सिंपल डायग्राम ऑफ रिस्पायरेशन. अब प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स ग्लूकोज कहाँ बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट का इस्तेमाल करके, सूरज की रोशनी के इस्तेमाल से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इस्तेमाल से प्लांट्स अपना ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बना रहा है. वो जब ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में और सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. चाहे प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है. ठीक है. वो ग्लूकोज तक वापस तोड़ा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर. तो क्या बनते हैं ग्लूकोज के टूटने की वजह से? इट इज़ ATP. ठीक है. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट्स बनते हैं. ये एनर्जी करेंसी है. ये एनर्जी को स्टोर करने का एक मॉलिक्यूल है. एनर्जी को स्टोर करने वाला मॉलिक्यूल जब भी सेल को जहाँ ज़रूरत होगी तो ये ADPs एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो जाते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में. अपना एक फॉस्फेट वापस अलग कर देते हैं. जो बॉन्ड है बीच में, उसकी एनर्जी सेल को प्रोवाइड करते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस. तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है कि ग्लूकोज बनते हैं प्लांट्स में. ग्लूकोज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर्स वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर ये ग्लूकोज कैसे ट्रांसफ़र होता है, जो काव शीप वगैरह है जो प्लांट्स को खाते हैं, ये उन्हीं में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं, तो हम में भी वो ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब ग्लूकोज की डाइजेशन के टाइम वो कार्बोहाइड्रेट से सिंपलेस्ट ग्लूकोज फिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ग्लूकोज सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब टूटता है, जब इसे तोड़ा जाता है, तो उसके बॉन्ड के टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे रिस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ हो रही होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज की कम्प्लीटली ब्रेक डाउन की जाती है। जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है वो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज टूटता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकते, उसे एनर्जी का सोर्स बनाया जा सके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ग्लूकोज का बनना इज़ इन फोटोसिंथेसिस, एंड ग्लूकोज को तोड़ा जाता है सेल्स के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया ताकि उस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल की जा सके। दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है गैर मौजूदगी में ऑक्सीजन के, इसे कहा जाता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन ज़्यादातर सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसे हम मज़ीद पढ़ेंगे डिटेल से कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है। ये एरोबिक रिस्पायरेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 स्टेजेस हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ना, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की हेल्प से, वो 3 स्टेजेस में होती है। ग्लाइकोलिसिस, इस स्टेज में डायरेक्ट ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ऐसा है कि ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर जो ग्लूकोज है उससे कन्वर्ट किया जाता है 2 पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस दौरान 2 एटीपीज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है, और जो है 4 एटीपीज़ बनते हैं। नेट 2 मतलब कि 2 का इस्तेमाल हुआ और 4 बने, तो इसका मतलब टोटल जो नेट करंट है वो 2 है, 2 एटीपीज़ बने ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि 2 का इस्तेमाल भी हुआ है, और 2 NADH बने। तो इन दोनों का फिर आगे फर्दर इस्तेमाल होगा। और तो इस दौरान जब ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़कर सिंपल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। फिर ये 2 पायरुवेट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिटाइल कोए के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हो। फिर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल में NADH बनते हैं और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ATPs बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके अलावा जब ये NADH और FADH2 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होंगे, तो इन द लास्ट जब पूरा एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, इस ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की मदद से, ये तीनों प्रोसेसेस हो जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो टोटल कितने ATPs बने, 36 ATPs बने, ठीक है। 2 ATPs जो यहाँ पे हमारा नेट करंट है, और 34 जो यहाँ पे बने, ठीक है। तो टोटल कितने बने, टोटल हमारे पास 36 ATPs बनते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो 36 ATPs बनते हैं। जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ये एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है, इसमें ग्लाइकोलिसिस तो हो रहा है, ग्लूकोज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में तो कन्वर्ट हो रहा है, अभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लैक्टेट और लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने जाके फर्दर कन्वर्ट होना था, उनकी ब्रेक डाउन होनी थी, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे फर्दर, वो क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर नहीं हो रहा, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में।
तो जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए टोटल सिर्फ 2 एटीपीज़ बने, पूरे प्रोसेस में सिर्फ 2 एटीपीज़ बने, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है तो उससे 37 एटीपीज़ बनते हैं, 36 एटीपीज़ बनते हैं, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ 2 एटीपीज़ बनते हैं। और एसिड लैक्टिक एसिड बनता है या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होती है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, और फिर ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और जो ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इथेनॉल, अल्कोहल बनता है। ठीक है, लैक्टिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा होता है कि लैक्टिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं और वो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जब ग्लूकोज टूटता है इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स तो दोनों पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इथेनॉल में, दैट इज़ एन अल्कोहल। ठीक, सो इट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिसमें वो अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा हो, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रही हो, तो 3 स्टेजेस में वो होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये तीनों प्रोसेसेस हो जाते हैं तो उसके इन द लास्ट 36 एटीपीज़ बनते हैं, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या लैक्टिक फर्मेंटेशन में इसमें सिर्फ 2 एटीपीज़ बनते हैं। तो आप अगर हम देखें, कंपैरिजन करें एरोबिक और एनाएरोबिक की, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, ताकि ग्लूकोज को पूरा का पूरा तोड़ा जा सके। तीनों स्टेजेस के बाद एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद 36 एटीपीज़ बन जाए। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है। इसमें पार्शली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज को कम्प्लीटली ग्लूकोज की यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं है। प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड। जब ग्लूकोज कम्प्लीटली टूट जाता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और 36 एटीपीज़ बनते हैं। ठीक है, इन द लास्ट जो ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, वो उसको हम जैसे इंसानों के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रिस्पायरेशन के दौरान, एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान, तो हम इसे अपनी बॉडी से बाहर एक्सेल कर देते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 36 एटीपीज़ बनते हैं। जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर इथेनाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपीज़। अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और सिर्फ 2 एटीपीज़ बनते हैं। जो एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिर्फ 2 बनते हैं, जबकि यहाँ पे 36 एटीपीज़ बनते हैं। एनर्जी इज़ रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी। ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में, लेसर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का, और आगे जो क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जबकि जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज पायरुवेट एसिड या पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। जो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होगा। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, जो फर्मेंटेशन है जिसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज टूट रहा होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? उसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि बैक्टीरिया और ईस्ट गेट एनर्जी। जो बैक्टीरिया है एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो
अपने सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस ही एनाएरोबिक कंडीशन में करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में भी रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद, तो तब भी वो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में और अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह ईस्ट जो है, जो एक यूनिसेलुलर फंगाई है, यूकेंडम फंगाई से बिलोंग करता है, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी समटाइम्स एनाएरोबिक कंडीशन में, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तब ये एनाएरोबिक कंडीशन में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब आप ये मज़े की बात ये है कि बैक्टीरियाज़ की ये क्वालिटी देख के कि वो एनाएरोबिक कंडीशन में भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत के जब वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इनके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए इन बैक्टीरियाज़ को, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरियाज़ को, जो लैक्टोज शुगर का इस्तेमाल करते हैं और उसको तोड़ते हैं इनटू लैक्टिक एसिड, इन बैक्टीरियाज़ को दूध में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन बैक्टीरियाज़ को दूध में जब डाला जाता है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरियाज़, तो ये दूध का जो नेचुरल शुगर है लैक्टोज, जो दूध के अंदर कुदरती तौर पर जो शुगर है, कि क्या इशू है? कब तक आएगी? जी, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन। जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है, जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंस हैं। जैसे जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और ईस्ट एक यूनिसेलुलर एक सेल पे मुश्तमिल फंगाई है। ईस्ट जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, हम इसे खमीर वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ खमीर हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ़ फूड्स में। तो ये जो बैक्टीरिया है और ईस्ट है, ये एक जानदार है, एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ज़िंदा रहने के लिए इन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़। अपने मुख्तलिफ़ जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की एक्टिविटीज़ है उसको कैरी आउट करने के लिए इनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये जो इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ये कैसे पूरी करते हैं? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन से। बैक्टीरियाज़ कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट में ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह, ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, गैर मौजूदगी में ऑक्सीजन की ग्लूकोज को तोड़ते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लैक्टिक एसिड और इनटू अल्कोहल, इथेनॉल, जिसकी हेल्प से इनको एनर्जी मिलती है। तो इसके जब साइंटिस्ट ने इनके इन प्रोसेस को देखा कि ये फर्मेंटेशन कर सकते हैं, एनाएरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज की तोड़ करके, ग्लूकोज को तोड़कर इसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को यूज़ किया इन्होंने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स सच एज़ दही। जो है हमारे पास, जो दही है या दही से भी जो चीज़ बनता है, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, एक लैक्टोबैसिलियस एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलियड बैक्टीरिया को दूध में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, दूध में डाला जाता है। उसके में क्या होता है कि दूध के अंदर कुदरती तौर पर जो शुगर है, लैक्टोज जिसे कहा जाता है, उस लैक्टोज को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज करते हैं, उसको तोड़कर लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देते हैं एनाएरोबिक कंडीशन में। तो आपने देखा होगा जब दही बन रहा होता है, दही में अक्सर आप घर में पुराने दूध में को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर फिर दूध में पुराना दही मिलाते हैं, क्योंकि पुराने दही में
क्या होता है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होता है। ये लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया को जब दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं और इसको हिलाते हैं और इसको बिल्कुल कवर कर देते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो जो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया है वो एनाएरोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना काम करता है और दूध के जो लैक्टोज है उसको चेंज कर देता है, उसको तब्दील करता है इनटू लैक्टिक एसिड। जब दूध का सारा शुगर जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड, सो दूध से दही बनता है। इस तरह लैक्टोबैसिलियस एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके दूध से दही बनाया जाता है। तो ये एक आप बोल सकते हैं एक सिंपल बायोटेक्नोलॉजी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके एक नई प्रोडक्ट, एक नई चीज़ बनाई गई फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। इसी तरह चीज़ बनता है, तो चीज़ में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, फर्मेंटेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करके एनाएरोबिक कंडीशन में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, इस प्रोसेस का यूज़ करके दूध से दही बनाया गया लैक्टोबैसिलियस की मदद से। फिर हमारे पास जो ईस्ट है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट क्या करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है। तो जो अल्कोहल है, जो हमारे पास ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, वो कैसे बनती है, ग्रेप्स जूस, जो अंगूर का रस है, वो ग्रेप्स जूस में क्या होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है, तो उनमें ईस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ईस्ट डाला जाता है और उस कंटेनर्स को जिसमें वो ग्लूकोज का होता है, शुगर का वो ग्रेप्स जूस होता है, ठीक है। ग्रेप्स जूस जिस कंटेनर में होता है, जिस बास्केट में होता है, उसे टाइटली पैक किया जाता है, कवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट जब एनाएरोबिक कंडीशन होगा, जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वो कन्वर्ट करता जाएगा ग्लूकोज जो मौजूद है ग्रेप्स जूस में, अंगूर के रस में जो ग्लूकोज मौजूद है उसे कन्वर्ट करता जाएगा, उसको चेंज करता जाएगा इनटू इथेनॉल। जब सारे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इथेनॉल, तो ग्रेप्स जूस से जो अंगूर का रस है वो तब्दील हो जाएगा अल्कोहल में। तो जितना पुराना वो होता है, जितना टाइम लेता है ईस्ट उसको कन्वर्ट करने में, उतना अच्छा अल्कोहल बनता है। तो इस तरह एक ग्रेप जूस से, अंगूर के रस से अल्कोहल बनाया जाता है, एक ड्रिंक बनाया जाता है ईस्ट की हेल्प से। इसी तरह विनेगर भी बनता है, ठीक है। विनेगर जो हमारे पास मुख्तलिफ विनेगर्स हैं, एप्पल साइडर है, ठीक है, ग्रेप्स का विनेगर है, वो भी इसी तरह बनते हैं, ठीक है। इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इन्हें बनाया जाता है। पिकल जो है, अचार, वो भी इसी तरह बनता है। एंटीबायोटिक्स, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी प्रोसेस का केमिकल्स का इस्तेमाल करके मेडिसिन्स बनाए जाते हैं बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, तो वो एंटीबायोटिक्स भी इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अच्छा अब ये क्या है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और हमारी इतनी स्टेमिना नहीं है वो काम करने की, जैसे कि काफ़ी अरसे बाद कोई फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, या बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम करता है, जंपिंग करता है, तो एकदम से हमारी सांस फूल जाती है। वो क्यों सांस फूलती है? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ताकि मैक्सिमम एटीपीज़ 36 एटीपीज़ बनाए जा सके। हमारे सेल्स क्या करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से अपने मसल्स को मूव करोगे, अपने हाथ पैर चलाओगे, तो उतनी ज़्यादा डिमांड होगी मसल सेल्स की एनर्जी की, ठीक है। जब एनर्जी की डिमांड पड़ेगी तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो जो हार्ट है वो तेज़ी से ब्लड पंप करता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स को मिल सके, और हम तेज़ी से सांस लेते हैं, हमारा सांस फूल रहा होता है, हम तेज़ी से सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से इनहेल कर सकें,
अंदर लेकर जाए ताकि वो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुँचे और सेल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करे और एरोबिक कंडीशन में 36 एटीपीज बन सके। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा डिमांड होती है ऑक्सीजन की सेल्स में, हम उतनी डिमांड पूरी नहीं कर पाते, हम उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो स्टेमिना है ऑफ इनहेलिंग, जो हमारी इनहेलिंग पावर है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारे लोग जो है डेली बेसिस पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते या डेली बेसिस पे खेलते नहीं हैं, तो उन्हें उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर इनहेल करने का प्रोसेस जो है, ऑक्सीजन इनहेल करने का प्रोसेस उनका स्लो होता है। इस वजह से क्या होगा कि कुछ सेल्स में जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, सारे सेल्स में बहुत सारे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो कुछ सेल्स एनाएरोबिक कंडीशन में भी टूट जाते हैं उस दौरान। एनाएरोबिक कंडीशन में जब ग्लूकोज टूटते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जब टूटता है एनाएरोबिक कंडीशन में तो 2 एटीपीज बनते हैं, कुछ एनर्जी ना होने से तो बेहतर है, तो इसीलिए वो उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ ग्लूकोज को एनाएरोबिक कंडीशन में सेल तोड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हमारी बॉडी के सेल्स में, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है तो हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत अरसे बाद खेलने के बाद या कोई बहुत अरसे बाद एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपने हाथ पैरों में दर्द फील होता है, ठीक है। दर्द क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि आपके बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन एनाएरोबिक कंडीशन में हुई है। ग्लूकोज जो है एनाएरोबिक कंडीशन में टूटा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटा है, इसीलिए वो ग्लूकोज पूरा का पूरा नहीं टूटा, बल्कि पार्शली वो कन्वर्ट हो चुका है लैक्टिक एसिड में, और 2 एटीपी सिर्फ बने हैं उस टाइम। तो लैक्टिक एसिड जब होता है मसल सेल्स में, जब तक वो वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं और आपको हाथ पैरों में, मसल्स में पेन फील होता है, ठीक है। ये वजह होती है कि हमें अक्सर हैवी एक्सरसाइज के बाद दर्द होता है, मसल स्टिफ हो रहे होते हैं, हाथ पैर नहीं हिल पा रहे होते हैं हम, क्योंकि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टोर होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो चुकी होती है। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. Thank you so much. I hope it was clear to all of you.